हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कहें कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। कह रहे हैं कि हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, लोथल से या धौलावीरा से। बताइए भाई सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार जो के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से। तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? इसका मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है, यह जो है सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। यह मोहनजोदाड़ो कहाँ है? सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिनी तरफ स्थित है। और सिंध प्रांत कहाँ? ये पाकिस्तान में है। ठीक, इसके खोज किसने किए थे भाई? रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किए थे। किसने किए थे भाई? रखाल दास बनर्जी ने 1922 में इसका खोज किए थे, मोहनजोदाड़ो का। ठीक है, लोथल कहाँ है भी? ये लोथल जो है भोगवा नदी पर कहाँ है? गुजरात में। और यह क्या था? एक बंदरगाह था। ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल था जो बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, मतलब बंदरगाह था। तो आप ये लोथल याद रखिएगा। ठीक है, यह जो है भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। ठीक है, और यहाँ से जो है लोथल से क्या मिला है भाई? ये धान जिसे चावल कहते हैं, बाजरे के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं और फारस की मोहरे भी यहाँ मिला है। ठीक है, और धौलावीरा कहाँ है? ये गुजरात में है। ठीक है, धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। तो इतना आप इसमें याद रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आपका स्थान भी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो ये भैया आपका प्रश्न है, इंपॉर्टेंस है। बताइए भी कहाँ महात्मा गांधी ने महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? कह रहे हैं कि लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में, सारनाथ में। तो कहाँ दिए थे भाई? तो पहला उपदेश जो है आपका सारनाथ में दिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इस उपदेश को जो है बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है भाई, क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा कहाँ दिए थे तो ये उपदेश श्रावस्ती, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक। और इनका लुम्बिनी में क्या हुआ था भाई? जन्म स्थान है, लुम्बिनी में इनका जन्म स्थान है। ठीक है, देखिए इनके इनके गृह त्याग को क्या कहते हैं? महावि निष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग को महावि निष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, और मृत को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहा लाता है। ठीक है, तो इनका जन्म जो है आप जानते हैं कितना? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। और मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष में कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आप इतना याद इसमें रखिएगा। चलिए आगे चलते, तो इसका आपका आइए भी अगला देखते हैं। किस गुप्त शासक को कभी राज कहा जाता है? किस गुप्त शासक को कभी राज कहा जाता है? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो किसको भी कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला भी। कह कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो बताइए भाई सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। लाला लाजपत राय। ठीक है, तो लाला लाजपत राय जो थे, इनको जो है साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान जो है लाठी चार्ज के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई जो है यहाँ पहुंचा। तो इसके विरोध में जो है, जब इसका विरोध होने लगा तो अंग्रेजों ने क्या कर दी? लाठी चार्ज कर दी, जिस कारण से इनके लाठी की चोट ज़्यादा लग जाने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि इसमें 7 सदस्यीय कमेटी की गई थी, जिसमें भारत का कोई भी लोग जो है इसमें शामिल नहीं किए थे। 7 लोग जो क्या थे? अंग्रेज ही थे, जिस कारण से इसका भारतीय लोग जो है इसका बहिष्कार किए और इसी में इनको चोट लग जाती है, जिस कारण से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कह रहे कि गोल मेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे? बताइए भाई
तो गोलमेज सम्मेलन कुल कितने हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो बताइए भाई इसमें क्यों कह रहे हैं कि हुए थे? तो बताइए सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो भीमराव अंबेडकर लिए थे। तो आपका यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहने कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? कहने कि उड़ीसी में, भरतनाट्यम में, कथकली में या मोहिनी अट्टम में? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कथकली में। कथकली में। आगे देखते हैं। अगला है, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कहने कि देवराय द्वितीय, हरिहर द्वितीय, कृष्णदेवराय या बुक्का प्रथम? किसने किया था भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कृष्णदेवराय जो है विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला है, कहने कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो बताइए भाई भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, लूनी नदी। यह लूनी नदी जो है अरावली पर्वत के निकट आना सागर से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित हुई है। यह कच्छ के रन में जाकर मिलती है। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, करें कि नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? करें कि कृष्णा नदी पर, चंबल नदी पर, कोसी या सतलज नदी पर? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कहाँ हो जाएगा भी? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। यह जो है कृष्णा नदी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है, समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताइए भी, समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कर एंडीज पर्वत, अल्पस या पायरनीज पर्वत या हिमालय? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, हिमालय। अगला प्रश्न है, कहें कि पूर्ण लागत कीमत निर्धारण के अधीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है? तो बताइए, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सीमांत लागत तथा सीमांत राजस्व की तुलना करके। अगला है, यानी कि आर्थिक समृद्धि मुख्यतः निर्भर होती है। तो आर्थिक समृद्धि मुख्यतः निर्भर किस पर होती है? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निवेश के स्तर पर। निवेश के स्तर पर। अगला है, कह रहे कि भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आरबीआई, आप जानते हैं आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में, जो अधिनियम 1934 के, ठीक है, 1935 में स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1949 को किया था। ठीक है, और देखिए 1 रुपये के नोट पर इसका हस्ताक्षर होता है, तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो 1 रुपये का नोट थी, ये भी आप ध्यान रखिए, प्रश्न आया हुआ है। आइए आगे चलते हैं। कहने कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग किया जाता है। तो बताइए भाई सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, देश की कुल जनसंख्या से। देखिए प्रति व्यक्ति आय उस आय को कहा जाता है जब किसी देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद को उस देश की उस वर्ष की मध्य अवधि तिथि की जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। तो इस प्रकार आपका ए नंबर यहां सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चलिए भी देखते हैं। कहने कि भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? तो राष्ट्रीय आपात आप जानते हैं अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। तो बताइए भी
करें कि प्रधानमंत्री की ऐसा मंत्रिमंडल जिसका केवल एक संघ नहीं, तो ये किसका होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संघ का मंत्रिमंडल। तो संघ का मंत्रिमंडल द्वारा जो है ये सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपात की स्थिति उद्घोषित की जा सकती है। तो आप जानते हैं भारत में कितने आपातकालीन हैं? कितने? 3। ठीक है, भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात अब तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। आर्टिकल कितने में लगता है भाई? 360 में वित्तीय आपात लगता है और राष्ट्रपति शासन 356 में। ठीक है, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंस है। ये 352, 356 और 360 बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इनको आप ध्यान रखिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए बताइए भाई, कह रहे हैं कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो अभी बताया भाई कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ठीक है, तो आप इनका आर्टिकल भी आपको बताया, तो आर्टिकल भी ध्यान रखिएगा। अगला है, कह रहे संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो इसका तो अनुच्छेद आप याद रखिएगा, 108 जरूर इसको याद रखिएगा। तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है भी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। आर्टिकल अनुच्छेद किसके अनुसार? 108 के अनुसार यहाँ इनको यह अधिकार दिया गया है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। चलें आगे, अगला प्रश्न है, करें मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है? तो ये भैया अब क्या हो गया? संपत्ति का अधिकार ये विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो बताइए किस संविधान संशोधन से? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ये जो है यह जो है अब विधिक अधिकार हो गया है। इसका देखिए अब इसको किस में रख दिया गया है? आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। ठीक है, 300A में आर्टिकल में इसको रख दिया गया है। जो अब ये जो है भाग अगर आपसे पूछे तो भाग 12 में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो भाग 12 में रख दिया गया है अनुच्छेद 300A में। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, अब इसे एक विधिक अधिकार कर दिया गया है, आर्टिकल 300A में रखा गया है भाग 12 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कहें वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो बताइए भाई, देखिए आपको बता चुके हैं कई बार विटामिन वसा में घुलनशील कौन सी है, जल में कौन सी घुलनशील विटामिन है, बताइए भाई। देखिए आप यहाँ पे आपको रासायनिक नाम दे दिया गया है। क्या भाई? रासायनिक नाम दे दिया गया। रासायनिक नाम से आपको पता करना। देखिए बी सी ये आपकी किसमें है? आपकी जल में घुलनशील विटामिन है। और आपकी जितनी और बची वो आपकी किथा में है? ए, डी, ई और के, ये जो है आपकी इसमें है वसा में घुलनशील विटामिन है। बीसी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। तो आप बताइए, इनको रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए तभी भाई लगा पाएंगे। ठीक है, तो रासायनिक नाम देखिए, ए का रासायनिक नाम क्या होता है आप जानते हैं, रेटिनॉल होता है। बी का थायमीन होता है। सी का स्कर्बिक एसिड होता है। डी का कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, और ई का टोकोफेरॉल होता है। के का फिलिक्योनोन होता है। तो अब बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए कैल्सीफेरॉल आपका तो डी का हो गया। ठीक है, अब देखिए कैरोटीन और टोकोफेरॉल विटामिन ई का है। ठीक है, अब तो इस प्रकार आपका यहाँ बी नंबर आपका सही हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल यह जो है आपकी कौन सी है? वसा में घुलनशील विटामिन। देखिए आपको ऐसे ना पूछ कर कि कौन सी घुलनशील विटामिन वसा में है, ए है कि डी है कि ई है कि है, इस तरह नहीं दिया गया है। आपके उनके रासायनिक नाम दे दिया गया है। तो कहने का मतलब रासायनिक नाम भी याद करना जरूरी है, तभी आप पकड़ पाएंगे। तो आप इनके रासायनिक नाम भी याद कर लीजिए। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं। कह रहे कि रेशम का उत्पादन किससे होता है? बताइए भाई, रेशम का उत्पादन किससे होता है? कह रहे कि रेशम के कीट के अंडे से, रेशम के कीट के प्यूपा से, या रेशम कीट के लार्वा से, या स्वयं कीट से। तो कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, रेशम कीट के लार्वा से। आइए अगला चलता है, अगला प्रश्न चलते हैं। कहें कि सरस्वती सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए भाई, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका किस में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में अनाधिकृत रूप से करना और डाटा से छेड़छाड़ करना क्या कहलाता है? देखिए आपका जो आईसीटी भी आपके रखा गया है। ठीक है, सर्वर क्राइम जो है अपराध है एक तरह से हैंग करना। तो बताइए भाई कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका सही हो जाएगा, हैंकिंग कहलाता है। ठीक है, अगला है भाई,
कह रहे कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? बताइए भाई। कह रहे पंतनगर, अलीगढ़, कानपुर या आगरा। तो कहाँ हो जाएगा सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कानपुर में है। अगला प्रश्न देखिए। कह रहे कि कल्प योजना संबंधित है। बताइए भी कल्प योजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर करें प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या प्राविधिक शिक्षा से। तो कौन सा हो जाएगा भाई? चलिए भाई, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा से। तो कल्प योजना संबंधित किससे? प्राथमिक शिक्षा से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो बताइए भाई, नहीं वाला आपको बतलाना है। देखिए कह रहे कि चारकुला, तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश का है, राई भी उत्तर प्रदेश का है, धुरिया भी उत्तर प्रदेश का है। देखिए कर्मा, कर्मा जो है एमपी का है, कर्मा जो है मध्य प्रदेश का है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहे उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन बना है। तो लोकायुक्त का गठन कब किया गया था? तो देखिए इसमें आपके ऑप्शन गलत हैं। तो ये कब किया भाई? ये 1975 ईस्वी में, ठीक है। 1975 में जो है लोकायुक्त का गठन किया गया था। आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में जो है प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो जस्टिस विशंभर दयाल थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है 1975 में। अगला, उत्तर प्रदेश में नियोजन की कितने स्तरीय प्रणाली लागू है? करेंगे 4, 3, 2, 5। तो बताइए भी सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, 3। कौन कौन सी? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। अगला है, निम्न में से पुलिस सेवा में किन गुणों की अपेक्षा की जाती है? बताइए भी। कह रहे हैं कि साहस और समर्पण का सही है, सद्व्यवहार और सदाचार का ये भी किया जाता है, ईमानदारी व निष्पक्षता का ये भी। तो उपयुक्त कौन हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से सवार पुलिस के सिपाहियों व अधिकारियों के प्रशिक्षण में क्या उपयोगी कार्य सिखाए जाते हैं? कहने की सेरिमोनियंस ड्रिल, घुड़सवारी, तलवार भाले का उपयोग, ये सभी। तो ये आपका सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी को सिखाया जाता है। अगला है, कहने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह विवरण मिलता है कि महिलाओं को मातृत्व की स्थिति में मातृत्व लाभ प्रदान किया जाना चाहिए? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 42 में, ठीक है। अनुच्छेद 42। तो अनुच्छेद 39 में क्या है भी? समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य जैसे मतलब कि महिलाएं भी वही काम कर रही हैं, पुरुष भी वही काम कर रही हैं, तो भाई इन दोनों को वेतन क्या होना चाहिए? समान मिलना चाहिए, ठीक। तो आर्टिकल कितने में है? 39 में है, ठीक है। अनुच्छेद 44 में क्या है भी? सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का क्या है? दायित्व है। तो ये 44 में है। अनुच्छेद 40 में क्या है? ये ग्राम पंचायत है, ठीक है। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारंपरिक संबंधों का आधार है? यानी कि उत्पादक, पोषक संबंध, ऊर्जा प्रवाह या अपघटक। सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, पोषक संबंध। अगला है, कहने कि इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। आइए देखते हैं अगला, यहाँ ऑप्शन है, तो कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, हिमालय में अगम्य आवास, ठीक है, ये आवास है। आइए अगला देखते हैं, कहने कि रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही है? तो आपको यहाँ 4 कथन दिए, कौन सा सही है? देखिए, कहने कि यह पशुओं में अनुवांशिक परिवर्तन लाता है, पहला ऑप्शन आपका सही है। यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों का असंतुलित कर देता है, ये नहीं सही है। अगला है, यह रुधिर संचार में व्यवधान पैदा करता है, सही है ये। और यह कैंसर पैदा करता है, ये भी सही है। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में आपका कथन नंबर 1, 2 और 4 जो है आपके सही हो जाएंगे। तो ये कूट आपका नीचे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, कहने कि विश्व श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन भाई मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, 1 मई को, ठीक है, 1 मई को। और 8 मई को क्या मनाया जाता है? ये रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, ठीक है। अगला है, कहने कि मेकिंग इंडिया असम पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए भाई, मेकिंग इंडिया असम के पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेतन भगत।
कह रहे कि भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण कब किया गया था? कह रहे 1985, 1978 या 2016 या 1990। ठीक, तो बताइए भाई। देखिए 1946 में भी इसका पहली बार बात चली थी लेकिन हो नहीं पाया था। ठीक है, तो बताइए भी। तो कहने की ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। वर्ष 1978 में जो है भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण किया गया। विमुद्रीकरण मतलब नोटबंदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और वर्ष 8 नवंबर 2016 को भी क्या हुआ था भाई? 500 और 1000 की नोट की बंदी मोदी जी ने क्या किया था? लाया था। ठीक है, विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को भी हुआ था। इससे तो आप अच्छे से परिचित होंगे भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहे कि बांग्लादेश की राजधानी एवं मुद्रा इनमें से कौन सी है? बताइए भाई। तो कौन सी हो जाएगी? ढाका जो है वहाँ की राजधानी है और टका जो है क्या है? मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, कह रहे उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? बताइए भी कौन थे? ये 1937 में जो है बने थे। बताइए भी कौन थे? ठीक है, ये मत याद करिए। चलिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके 38 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।